रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। सीधी साधी बोली मेरी, सीधा साधा काम हो, पर हूँ बड़ा अलबेला, 100 के बराबर अकेला। जी, वो शख्स जो 100 के बराबर अकेला हो, जिसके अंदाज में बदेसपन झलकता हो, एक अक्खड़पन, एक अलहड़पन और एक देसी अंदाज। आज खुल के बाद संदीप के साथ में मौजूद हैं बिग बॉस और रोडीज के विनर आशुतोष कौशिक। आशुतोष जी, थैंक यू भैया। आपका खुल के बाद संदीप के साथ में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत संदीप भाई, आपने खुल के बाद में आने का मौका दिया, और मैं तो बोलता ही खुल के हूँ। बचपन कैसा था आपका? बचपन बच्चों जैसा ही था, हम बच्चों जैसा जैसे शहर के बच्चे होते हैं। और हमारी गली जो थी, घोसी वाली गली थी, जिसमें दूध का काम होता था। तो मतलब हिंदू फैमिली से ज़्यादा मुस्लिम फैमिली रहती थी वहाँ पर, और उन्हीं के बीच में पला बड़ा हूँ। और ये समझ लो 27 साल तक तो मैं वहीं रहा हूँ, और उसके बाद माधोनगर आ गया। तो कभी भैंस के नीचे बैठ कर के दूध पिया है? भैंस के नीचे भी, गाय के नीचे भी, घर में भी गाय थी, और गाय का घास लाना, ये तो मतलब नित्य कर्म था, बस डेली का काम था। ये तो नित्य कर्म हो गया। हाँ जी। लेकिन पड़ोसी की भैंस बंधी हुई हो, और आशुतोष कौशिक जिस तरह की एक अंदाज आपका दिखाई देता है, मस्ती खिलंदड़ वाला, तो कहीं किसी बगल वाले में भूख लगी, प्यास लगी, जाके नीचे वाले की भैंस के नीचे बैठ के नहीं, बगल वाले की? वो तो नहीं किया। हाँ, बकरी घर में आ गई, उसका निकाल लिया। आई वाले का अंदर पकड़ो, खोपचे में लो, खचखच किया, निकल जा घूम गया। अच्छा, जैसा अंदाज है आपका, तो बचपन में शैतान तो बहुत रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल रहे हैं। देखो, चोटें जितनी लगी हैं चेहरे पे, ये शैतानियों की साक्षात निशानियां हैं। तो चेहरे पे चोट लगना मतलब शैतानी होती है, या बचपन में लगी है, बड़े हो गए लगती है, चलो समझ में आता, कोई झगड़े वगड़े में लगे, लेकिन ये बचपन की चोटें हैं सब। अब बड़ों की चोटें तो हैं, वो गुंडागर्दी की हो जाती है, लेकिन छोटे हाँ की जी, शैतानी होती है। शैतानी इन होती जनरल है। कोई शैतानी की याद, कोई जो बहुत बढ़िया सी एक याद हो कोई आपकी? शैतानियाँ याद, जैसे घर में गेस्ट आते थे और उनके आगे सामान रखा होता था, बिस्किट नमकीन वगैरह सब रखे होते थे, तो मम्मी दूर से आंख निकाल रही होती, हाथ मत लगा दियो, और हम, भाई तुम्हारा साला, अब तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी आप तो इंतजार करते होंगे कि मेहमान आते रहे आप क्या? बहुत वाकई में इंतजार करते थे, और मैंने कुछ देखे भी जाएंगे खर्चा पानी, तो इस तरह की इंतजार ज्यादा रहती थी मेहमानों की। अच्छा, सहारनपुर और बरेली में जी। जब आपकी एजुकेशन चल रही थी, तो तब कभी अंदाज था, या भविष्य का अपना कुछ पता था, कुछ सोचा था क्या करेंगे? नहीं भैया, मैं कोशिश ये थी कि कैमरे के पीछे रहूं। फोटोग्राफी पढ़ रहा था बरेली कॉलेज से ही, और एक बार का किस्सा याद है मुझे। मैं ट्रेन में था, ट्रेन से गया, और एक दिन की जगह मुझे 4-5 दिन लग गए, मेरे पैसे खत्म हो गए। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा पैसे खत्म हो गए, एसटीडी से कर रहा हूँ कॉल भी, और पैसे खत्म हो गए, क्या करूँ? तो पापा का जवाब आया, जी भाई ऐसा है, तू ट्रेन में बैठ जा, जहाँ पकड़ा जाएगा वहां छुटाने आ जाए, कम से कम रास्ता तो कम होगा। तो इस तरह के तो घर वालों के जवाब आते थे, और कोशिश ये थी कि कैमरे के पीछे रहूं। यानी आपके माता पिता जानते थे, वो पहचानते थे कि ये नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, इसीलिए ऐसा कह भी देते थे कि भैया जहाँ तक है वहीं तो का चालान हम भर देंगे। तो उन्हें पता था कि ये, पापा का मानना ये था, ये तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये कहीं नहीं पकड़ा पकड़ा जाएगा, और कहीं पकड़ा जाएगा भाई छुड़ाने आ जाएंगे। देखो लॉजिकली देखो, उनकी बात भी ठीक थी कि मैं आऊं इतने रास्ते, तू आ जा, हमें आधे रास्ते आना पड़ेगा। अच्छा, ये विचार कब आया आपके मन में कि आपका जन्म ढाबा चलाने के लिए नहीं हुआ है? भैया विचार नहीं आया, ये था कि ढाबा तो चल ही रहा था, और एक दिन कुछ लड़के आए मेरे पास, कहने लगे भैया एक शो है इस तरह का, रोडीज। मैं जानता नहीं था कोई शो क्या है। मैंने क्या होता है भाई उसमें? कह रहे इस तरह टास्क होते हैं, इस तरह बाइक चलानी होती है। और मैंने भी थोड़ा सोचा, मैंने कहा यार सिंगर तुम हो नहीं, तुम्हें खुद का गाना खुद ही पसंद नहीं आता, दूसरे को तो क्या आएगा? डांसर पीछे घोड़ी हो तो हम आगे नाच लेते हैं, मैंने डांसर भी तुम इतने बड़े हो। तो मैंने कहा भाई ये समझ में आ रहा है, कुछ इसमें जाना चाहिए। तो मैंने पूछा इसका ऑडिशन कहाँ है? भैया इसका ऑडिशन चंडीगढ़ है। तो मैं स्टेशन पहुंचा, बस में बैठे, मैंने 5 टिकट लिए अपने खुद के। मैंने कहा भाई सोता हुआ जाऊंगा। सुबह उठे, स्टेशन पे नहाए वाए, और उस रोडीज की लाइन में लगे। और लाइन में लगने के बाद जब हमने देखा, वहाँ तो बड़े स्टाइलिश स्टाइलिश बच्चे,
व्हाट्स अप ब्रो, ये साउंड गुड टू मी, ये पूरा इंग्लिश पूरे एक्सेंट में बात करने वाले। और हम 4-5 एक तो गरीब से बच्चे अलग ही दिख जाते ना, जो अलग से सिंपल सी पैंट शर्ट और आवाज भी एक्सेंट भी ऐसा, अरे हटिए ओए हट, हमें भी जाना था, जरा देखना था क्या हो रहा है, इस तरह का एक्सेंट। अच्छा, लड़के लड़कियां सब स्टाइलिश बिल्कुल, कभी देखे ही नहीं थे हमने तो। यहाँ पढ़े तो जैन इंटर कॉलेज में, लॉन्डो के स्कूल में, तो इस तरह का कोई माहौल ही नहीं मिला। वो माहौल इतना अच्छा लगा, मतलब कहते नहीं आंखों को ठंडक, दिल को सुकून वाला माहौल, इस तरह का माहौल मिला। शाम को वहाँ बोर्ड लगता है कि कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अगले राउंड के लिए, वहाँ हमारा कहीं नाम नहीं था। मैं सोचता हुआ आया, मैंने कहा जजेस से जो तुझसे क्वेश्चन किए थे और तूने जो आंसर दिए थे उनको तोल रहा था लेटा हुआ, तो मुझे ये लगता था यार तेरा आंसर तो ठीक था। कुछ भी जो उन्होंने पूछा मैंने बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर दिया। जैसे उन्होंने पूछा पुलिस को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप फेवर में रहो या अगेंस्ट रहो, मैंने कहा देना चाहिए जी, फेवर में था मैं। कह रहे क्यों? मैंने कहा जी आप अपनी गलती पे दे रहे हो, पुलिस है बिना गलती के ले लेगी तुमसे, और कोर्ट कचहरी में अलग लगेंगे। तो मेरे पास इतने नहीं जी, मैं तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के जो भी लगेगा निकलूंगा वहां से, उस पोजीशन से निकलूंगा, अब तो मामले को निपटाऊंगा। तो मेरा ये आंसर, तो मैं इसको सोचता हुआ रहा हूँ, मैंने तेरा आंसर तो ठीक है यार, मुझे लगा नहीं गलत। फिर क्या हुआ, फिर क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो एक रिजल्ट निकाला कि भाई आज जो है तेरे मतलब के जज ही नहीं बैठे थे। फिर मैंने उन लड़कों से पूछा, मैंने कहा भाई नेक्स्ट ऑडिशन कहाँ है? दिल्ली। कह रहा दिल्ली है। दिल्ली गए, ऐसी फील्ड लाइन में लगे, फिर रिजेक्ट हो गए। मन नहीं टूटा लेकिन? नहीं, मजा आता था ना, वो तो जी लगता था पूरा, घर से छुट्टी मिलती अच्छा, थी, रंगीनियां दिखती थी साहब। भैया कभी देखा ही नहीं था कुछ ऐसा जीवन में। दिल्ली, फिर वही क्राउड, वही पूरा, ऐसा लगता था बस यही जगह है अपनी, तो ये कहाँ साला ढाबे में बैठे हैं। छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां, सब छोटे कपड़ों में, बड़ों में, मतलब और लड़कियों से हमारी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, सारी इंग्लिश बोलती थी। तो दिल्ली भी रिजेक्ट। फिर सोचते हुए आए इसी तरह, और मैंने कहा नहीं भाई तेरा आंसर आज भी ठीक था। फिर ऐसा लगा कि यार घर से भी गालियां मिलने लगी, तू रोज गायब हो जाता है ढाबे से, ढाबे का काम नहीं कोई संभाल पाता था मेरे बगैर। तो मैंने कहा मम्मी वैसे है तो अभी जयपुर भी है इसका एक ऑडिशन, हो गया तू जयपुर भी। और भैया मैं जयपुर जाता हूँ। अब वो जो 10 लड़के मेरे साथ चले थे उनमें से 5 रह गए, 5 में से मैं अकेला रह गया। और जयपुर में भी ऐसे ही 5 से 7 हज़ार बच्चे आए, और वहां से मैं अकेला ही सिलेक्ट हुआ। मैंने कहा आज बैठे थे तेरे मतलब के जज, आदमी तो वही है, बात तू वही कर रहा है, तो किस्मत में जो होगा मिलेगा, जाना आप ही को पड़ेगा। लड़कियां बैठी थी, मैं देखो किसी को नंबर लेना है मेरा अभी ले लो, बाद में नहीं मिलने वाला। और यही हुआ, जैसे सेलेक्ट हुआ सबने नंबर मांगा, मैंने कहा वो सौदागर चले गए। अब एक दिन फोन आता है MTV से कि भाई अरे आशु, मैंने नंबर चेंज कर दिया। उस वक्त नंबर चेंज करना तो आसान सी बात होती थी। ये जीतने के बाद की बात बता रहे? नहीं, ये सिलेक्ट होने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद घर आ गए, तो नंबर मोबाइल के चेंज कर दिए। किसी दिन दोबारा वो सिम डाला तो उनका कॉल आ गया, कह रहे भाई वो हम इतने दिन से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, अब तो लास्ट ही था ये, और आपको झंडी में लेके जाना है, ये है वो है। और उन्होंने टिकट भेजे, कह रहे अब आप कोई करेंसी कैरी करोगे। मेरा टेंशन हो लो, अब है भी नहीं, कैरी तो कहाँ से करेंगे, तो आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से आपकी फ्लाइट है, दिल्ली से गोवा जाना है। गोवा जाने का हम यहाँ ऑलरेडी प्लान बना रहे थे लड़के। पहले कभी फ्लाइट में बैठे थे? नहीं बैठे थे। कहते हैं गोवा जाने का प्लान बना रहे थे लड़के, कहते भैया 5-5 हज़ार रुपये लेके गोवा चलते हैं। मैंने कहा भुखमरी नहीं चाहिए गोवा जाके भी, मुझे वहां जाके जुआ भी खेलनी है कैसीनो में। और यानी असल जिस वजह से गोवा जाना चाहिए, हाँ, वो पूरे कुछ करना है, वो करना है। मैंने कहा ये 5 हज़ार में कुछ नहीं होगा, एक कमेटी डाल लो और कमेटी उठा लेते हैं, बाद में किससे देते रहेंगे 5-6 जने। अच्छा कमाल है। हाँ, लोग कमेटी डालते हैं कि चलो हम ठेला लगाएंगे। नहीं, हमारी गोवा जाने की थी लेकिन गोवा जाने के लिए भाई पानी के जहाज में भी जाना था। मैंने कहा तुम पे अगर 1.5-2 लाख रुपए होंगे ना, तुम 4-5 लाख का मजा ले सकते हो, तो ऐसे भुखमरी में जाना तुम जाओ। तो हम वो कमेटी डाल भी चुके थे, और हमने 4 लड़कों ने एक कमेटी में पार्टनरशिप कर ली थी, 4-5 लड़कों ने एक ही कमेटी में, कि भाई 2 लाख की उठा लेंगे, और ये 5-5 हज़ार तो रख ही लो अभी पहले तो, और इसके इंस्टॉलमेंट में सब मतलब म्यूचुअली किस्त दे दिया करेंगे शेयरिंग में। तो वो कमेटी गोवा जाने के लिए डल चुकी थी, और मैंने कहा घूम के आगे जो आदमी, मैंने 6 महीने बाद जाएंगे, और घूम के आने के बाद 6-7 महीने की हो रहा है देते रहेंगे। तो इस तरह का प्लान सेट था, लेकिन मेरा अकेले का आ गया वो टिकट। अब भाई साहब दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं पूछने वाले का एक मैंने देखा बड़ा फायदा है जी। पढ़ा लिखा आदमी तो वो ट्रेन पढ़ लेगा, आज सहारनपुर से हरिद्वार जा रही है, शायद आज उसका रूट चेंज हो। पूछने वाला, वो भाई हो कहाँ जाएगी?
पूछने वाला लुटता नहीं कभी। पढ़ने अनपढ़ वाले की ईगो भी आ जाती है ना, ईगो भी आ जाती ये लोग है, कहेंगे और वो तो जानता ही नहीं है कुछ। अनपढ़ आदमी लुटता नहीं। मुझे फ्लाइट तक अंदर तक बिठा के आए। ठीक। तो पहली बार फ्लाइट में बैठे। अब फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस कुछ लाई खाने का सामान, व्हाट यू वुड लाइक, ये पता नहीं इस तरह जो उसने कुछ बोला, वो तो सब आउट ऑफ रेंज था। तो लेकिन कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई था हमेशा, ओवर कभी नहीं था, हाई तो जरूर था। मैंने कहा आप मुझे ग्रीन वाला दे दो, ये रेड वाला दे दो, ये सामान इस तरह, उनके नाम भी नहीं पता थे मुझे। मैंने उससे वो ले लिए। कह रही सर आपका 550 का नहीं कुछ इतने का बिल है समथिंग का। मैंने क्या? कह रही हाँ। मैंने कहा पैसे तो है नहीं। कह रही क्या, आपने खाया क्यों? अरे मैंने कहा तुमने खिलाया क्यों? सर ऐसे थोड़ी होता है, ये होता है। मैंने कहा ऐसा है कि अब चिल्लाओ मत, अब खा चुका हूं, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ नीचे चलना, जब फ्लाइट उतरेगी मुझे लेने जो आए हुए होंगे मैं आपको उनसे दिलवा दूंगा। अच्छा, प्लेन में बर्तन धोने की भी सुविधा नहीं होती? नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो फेंक देंगे। हाँ, कि भाई खा लिया नहीं तो धोता भी ना, बर्तन मैं तो बर्तन भी ना धोता हूँ, ढाबे पे मैंने खूब धोया ना, वो ट्रेनिंग कर चुका था वहां। तो कहने लगे कि आप, मैंने नीचे, हम थोड़ी ऐसे उतर उतर के नीचे जाते हैं। मैंने कहा ऐसा है फिर उधार कर लो, अगली बार आऊंगा दे दूंगा। यहाँ फ्लाइट में थोड़ी उधार होता है। अरे मैंने उधार 2 देशों में जाते हैं, साले आपस में मिलते नहीं। कह रहे ये नहीं होगा। मैंने फिर ऐसा एक कॉफी और दे दो, तुमसे जो होता है तुम ही कर लो। इतने मैंने तो बीच में ये झगड़े चल रहे थे, तो इधर ये रोडीज वाले दिल्ली से कुछ लोग सिलेक्ट हुए थे। ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है इनकी, हम दिल्ली के हैं, हम गैंग में रहेंगे, लोगों को निकालेंगे, ये करेंगे, वो उसी करेंगे। फ्लाइट में? उसी फ्लाइट में। मैं अकेला था ना जयपुर से, मुझे कोई जानता नहीं था। मैं सर ये आपस में दिल्ली के बैठे हुए थे सब। तो हम इनकी बातें मैं सुन रहा था, मेरे सामने बातें चल रही है। मुझे तो ये समझ रहे थे कोई प्रोडक्शन का लड़का है, ये प्रोडक्शन वाला होगा कोई, ऐसा दिख रहा था। वही पैंट शर्ट सिंपल सी इस तरह बैठा हुआ था। इन्हें तब जाके पता चला जब वो बस लेने आई, बस रोडीज की बस हमें लेने आई, और बस में मैं भी आके बैठा, तब इन्हें पता चला ये भी कोई रोडीज का ही पार्ट है लड़का। तो ये जर्नी हमारी वहां से रोडीज की इस तरह हुई। उन पैसों का क्या हुआ? किनका? वो जो फ्लाइट में देने थे बिल, उनका सुनो, रोडीज हो गया, बिग बॉस हो गया। उसके बाद जब मैं एक बार फ्लाइट में कभी गया, मुझे वो लेडी मिली। मैंने कहा मैम अपने पैसे ले लीजिए आप। कह रही सर ऑटोग्राफ दे दो प्लीज, प्लीज ऑटोग्राफ दे दो। बताओ ये मतलब मैंने वो चेंज देखा लाइफ में अपनी। ठीक ठीक। नहीं लेकिन उस दिन उसने कैसे जाने दिया आपको, और कितनी गालियां कहा था उसके तो मन पे मैंने- रही होंगी, मुंह पे उसके, वो कह भी नहीं पा रही होगी शायद। कह ले भाई हम तो 4 गालियां दे रहे, हमें क्या है, कुछ दे ही रही है, यहाँ तो सीधी बात है, अब क्या करें जब नहीं है पैसे, कर ले भैया जो तुझसे होता हो। और अगली बार उसी लड़की ने ऑटोग्राफ मांगा मुझसे। रोडीज से बिग बॉस का सफर कैसा था? देखिए रोडीज किया, मैं रोडीज में बड़ा बोलता था। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन कुआलालंपुर था। तो मैंने कहा देखो सहारनपुर से जयपुर और जयपुर से कुआलालंपुर, जहाँ जहाँ पुर है वहाँ हम फुर रहे हैं। तो उसके बाद फिर वापस अपने ढाबे पे, और ढाबे पे आके ऐसे लगने लगा मैंने कहाँ जेल में आ गया साला। मतलब रोडीज बनने के बाद कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आपकी लाइफ में नहीं आया? तो रोडीज बनने के बाद अभी वो शूट हुआ था, ऑन ईयर नहीं आया था। ओके। उससे पहले मैं अपने ढाबे पे आ चुका वापस, सुबह ही थैला पीछे और चल भैया मंडी सब्जी ले गया, और सारे काम वही शुरू हो गए। और धीरे धीरे जब रोडीज का ऑडिशन आया, ऑन एयर हुआ, शहर में थोड़ी थोड़ी सुगवाहट हुई। कोई लड़का है ढाबे वाला, वो शहर का है, तो शहर में इतना पता चल चुका था। और परिवर्तन यही आया उससे कि रोडीज करने की वजह से फिर बिग बॉस मिला। और एक दिन कॉल आता है कि हम चाहते हैं कि आप बिग बॉस में आ जाओ। मैंने कहा जी ठीक है जी आ जाते हैं, और क्या। पहले तो मना किया, मैं जानता नहीं था कौन सा शो है। फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया, कहने लगे इस तरह का शो है जिसमें राखी सावंत आई थी, ये रवि किशन थे। मैंने हाँ भाई थोड़ा सा देखा है वो, और बिग बॉस के लिए गया। मुझसे उन्होंने मीटिंग की और फाइनली किया। अभी तक कुछ भी, अब मेरे पास बॉम्बे में कोई और जाने की जगह भी नहीं होती थी। पहली बार बॉम्बे गया था उस वक्त, और मैं उनके ऑफिस के नीचे बैठा रहता था। अच्छा, रोडीज के लिए भी बॉम्बे नहीं जाना पड़ा? रोडीज के लिए दिल्ली से जर्नी शुरू हुई ना, गोवा, गोवा से थाईलैंड, मलेशिया, ठीक। और वापस अपने दिल्ली। मलेशिया बॉम्बे से कहीं नहीं था बीच में? बॉम्बे नहीं बीच में था। और उसके बाद मैं पहली बार बॉम्बे था, उनके ऑफिस के नीचे बैठा रहता था। एक बिग बॉस जो बनाती है कंपनी एंडा मॉल करके, तो उनके ऑनर जब नीचे उतरते थे कोई भी लोग, मैंने हाँ जी क्या रहा, कह रहे तू यहीं बैठा है। मैंने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है भाई, तुम मना करो तो मैं अपना ढाबा देखूं, तुम हाँ करते हो तो बाहर साथ चलूं। कितनी बार मुझे कहते थे जरा ऑफिस आओ, मैं गेट खोल के, मैंने कहा बताओ, कह रहे यही था। अरे मैंने कहा चाय वाय तो मिल जाती है, बैठ के अखबार पढ़ने को मिल जाता है, तुम्हारे लिए आया वो। तो रात वहीं काटते थे? नहीं नहीं, शाम तक, रात को तो ऑफिस ही बंद हुआ था ना उनका। अच्छा, तो फिर- सुबह से शाम तक मेरा काम ये था उनके ऑफिस के नीचे या उनके ऑफिस में बैठा रिसेप्शन पे। अब लास्ट वाले दिन, जब मेरा लास्ट दिन था, उसके अगले दिन ही बिग बॉस में भी जाना था। मुझे बुलाया
2 ब्रीफ केस दिए कि भैया ऐसा ये ब्रीफ केस ले, ये एग्रीमेंट है, इसको पढ़ ले। अब उसे कौन पढ़े एग्रीमेंट को, वो सारा इंग्लिश में। मैंने देखा, मैंने कैसे क्या पढ़ूँ, पहले तो ये बताओ। और फिर भी मैंने उनको ये नहीं बताया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या कुछ नहीं आता। वहाँ क्या दुख हुआ कि यार इंग्लिश नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इसको पढ़ने के बाद इसमें मैं कोई चेंज करा सकता हूँ? कह रहे नहीं। मैं साइन बताना फिर कहाँ करना है। अब बताओ दुख होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो जब आप पढ़ के कुछ चेंज नहीं करा सकते, क्यों पढ़ूं मैं उसको? पढ़ने पढ़ता रहूं, वेरी इंटरेस्टिंग, अरे क्या लिख दिया भाई, मजा आ गया, ये लाइन तो बहुत ही सुपर है, ऐसा थोड़ी करना है। तो वो किया, और अगले दिन उन्होंने हमें बिग बॉस के घर में भेजा। लेकिन बिग बॉस के विनर बनने के बाद तो जो फर्क था वो शायद बिल्कुल 360 डिग्री का था। बिल्कुल था, 360 ही कहूंगा मैं, क्योंकि बिग बॉस के बाद मैंने देखा है कि घर वाले बताते हैं पूरे घर में मोहल्ले में जाम लग गया, और जब तू नॉमिनेशन में आता था पूरा शहर एक हो जाता था। तो शहर का प्यार है, देखो, पूरा शहर एक हो जाता था। और तू कुछ गलत करता था, या मैंने एक दिन घर में ऐसा हुआ, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने गालियां दे दी। तो शिल्पा शेट्टी आई, होस्ट थी हमारी, कहने लगी आशुतोष आज तुमने भी टेम्पर लूज किया। मैंने कहा नहीं जी। कह रहा जो तुमने गालियां दी। मैंने कहा शिल्पा जी ये तो मैंने आज अपना जो टेम्पर है उसको यूज किया है, आप कैसे बोल सकती हो यूज किया? चुप होगी, कुछ बोली नहीं। मैंने कहा मैंने अगर डेली में अगर लूज करता तो मैं टेम्पर लूज कर रहा हूँ। तो यहाँ चर्चाएं होती थी कि यार उसने आज गालियां दे दी, ये कर दी। मैंने कहा थप्पड़ मारने का यहाँ पे था नहीं, इसको लगते भी आज। तो मैंने कहा आप बाहर निकाल दोगे, इसलिए इसको थप्पड़ नहीं मारे। और बाहर निकलने के बाद 360 डिग्री जो आप बोल रहे हो, मैंने खुद देखा है। दोस्त मुझे कहते थे मेरे कि ये बदल गया है, जबकि मुझसे गाली देके बात करते थे, जैसे भी बात करते थे मुझे सर बोलने लगे खुद। अबे मैंने सालों बदला कौन है, ये तो देखो तुम बदले हो, मैं बदला हूँ, तुम ही सर कह के बोल रहे हो। तो बदले खुद से बोल दिया मुझे। तो ये फर्क तो मैंने देखा है। रोडीज के बाद करोड़पति हो गया था जी। हाँ बिल्कुल। और पहली बार था जो 1 करोड़ मिला था, आज भी नहीं मिलता 1 करोड़, आज 50 लाख थे, हाँ, और भी और अब कम तो कर बहुत देते कम हैं। हो गए हैं, अब तो शायद 30 या 40 पर आ गए हैं अब तो। तो उन्हें पता था ऊपर वाले को, यही 1000 साल पुराना गरीब, इसको करो पहले तो ठीक। तो ये आया जी। अच्छा, आपकी होस्ट थी शिल्पा शेट्टी, हाँ जी। अब होस्ट हैं सलमान खान। सलमान खान जी। तो अगर सलमान खान होस्ट होते आपके टाइम पर जी। तो लगता है आपको ज्यादा फायदा मिलता बॉलीवुड में? भैया फायदा तो अपने ही कर्मों से मिलेगा, सहारा मिल जाता है कि भाई सलमान खान ने तो वो 4 जगह रिकमेंड कर देते। जी जी। बस इससे ज्यादा तो यानी फायदा हो सकता था, कुछ ना हो कुछ सकता था शायद, रिकमेंडेशन में ही। हाँ हो सकता था। और सलमान खान को हम पसंद भी आते, ऐसा भी होता कि भाई लौंडे अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं, तो वो इस तरह ध्यान भी देते हैं। ऐसा नहीं है, लड़कों पर ध्यान भी देते हैं जो नए आते हैं। अच्छा, इतना बड़ा ब्रेक आया आपकी जिंदगी में जी। बिग बॉस बन करके, लेकिन बॉलीवुड में वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उतना हाँ। फायदा नहीं बिल्कुल। मिला। आजादी की वैल्यू उसको पता है जिसने गुलामी देखी हो। ऐसे ही एक लड़का जो कभी बॉम्बे नहीं गया, जिसको ढाबा सीधी बात करनी आती थी, डिप्लोमेटिक बात करनी नहीं आती थी, उसको बिग बॉस मिल जाए तो वो क्या करेगा? गॉड फादर नहीं थे हमारे, तो अपने ही फादर नहीं थे। यहाँ का भी देखना, बहनों का भी देखना, और चीज़ों की समझ नहीं थी। मैं बड़ी सीधी बात करके आता था और मार्केट में मैसेज दे जाता था, ही इज सो रूड। और कोई बात करते करते किसी ने सामने से बोल दिया आशुतोष द एक्चुअली थिंग इज, मैं कहा देखो सर ये एक्चुअली हटा के बात करो। कह रहा क्यों? मैंने जहाँ एक्चुअली लगा और काम हटा, काम नहीं होता जी वहाँ, आप एक्चुअली हटा दो, बात कर लो मुझसे, तब भी मुझे उम्मीद रहेगी। तो मैं इस तरह बोल के आता था। तो नॉलेज नहीं थी, मतलब अगर बॉम्बे रहा होता, वो स्ट्रगल की होती, तो मुझे पता भी होता कि मुझे मिला क्या है बिल्कुल, और उसकी उसकी वैल्यू वैल्यू क्या है। तो वो चीज़ मेरे साथ रही, तो मुझे उसका कोई रिग्रेट भी नहीं है। आपका जो ये बेलौस देसी अंदाज है, जी। आपको लगता है कि जो इनफेमस बांद्रा सर्कल है उसमें कहीं फिट नहीं बैठता, उसका नुकसान होता है? मैं वहां तक कभी गया ही नहीं, नुकसान या फायदा क्या होगा। नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप जैसे सभी देसी अंदाज वालों के लिए कह रहा हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उसमें फिट नहीं बैठता। वो भी ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें हम जैसे लोगों को लिया जाता है, या करेक्टर होते हैं, या ऐसा कुछ होता है। लेकिन मेरा कहना यही है कि ऊपर वाला कोई भी चीज़ दे, टाइम से दे दे भैया बहुत अच्छा है, लेट दे दे वो भी अच्छा है, पहले मत दे। पहले दे तो संभालने की अक्ल भी दे। अक्ल दे, ठीक। मतलब बिग बॉस जो है वो ये भी सोचते हैं कि
कहावतें जो सालों साल का सरमाया है, सालों साल का निचोड़ है, वो भी गलत हो सकती हैं। ये कहावत गलत होती, मुझे लगती है गलत है। कहते हैं लोहा घर में हथौड़ा मार दे। अबे देख तो ले कितना घर में, कितना हथौड़ा मारना है, इसे तोड़ेगा क्या, क्या करेगा, क्या चाह रहा है भाई। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने हथौड़े मारो कि उस लोहे को गर्म कर दे, फोकस ना हो के टाइट फोकस हो जाए। बिग बॉस बनने के बाद जी तुरंत आपको कॉमेडी सर्कस की होस्टिंग का अवसर मिला, हाँ जी, हाँ जी। और एक एपिसोड तक ही वो होस्टिंग सीमित रही। अरे भैया जब आता ही कुछ नहीं, मैं जाके खड़ा हो गया। वो कॉन्फिडेंस, मैंने आपको क्या बोला, कॉन्फिडेंस पूरा था। हाँ बताओ कहाँ चलना है, बताओ क्या करना है। आके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है, श्वेता तिवारी ने मुझे रटवाई और जैसी भी की वो सामने थी। फिर मैंने एक्टिंग सीखनी शुरू की। मैं एक टीचर थे, उनके पास जाने लगा और वहाँ मुझे बड़ी शर्म आती थी। उनके बच्चे मुझसे बड़ा बुलवाते थे, वो कुछ लड़कियां भी हंसती थी और बड़ी शर्म आती थी। मैंने कहा सर ऐसा है, आप मुझसे पूछोगे कुछ नहीं और मेरे घर आके सिखाओगे, फीस बताओ। तो उनसे एक फीस तय हुई, वो घर आके सिखाने लगे। तब भी हल्का फुल्का सा समझ आया, इतना समझ नहीं आया। मैंने करूं क्या यार। मैं सेट पे, अब मेरा दोस्त डायरेक्टर था एक, उसको असिस्ट करने लगा। जैसे ही मैं कैमरे के पीछे पहुंचा, मुझे सब समझ में आने लगा। ठीक। मैंने कहा भाई हमें तो ये वाला टीचर चाहिए था, क्योंकि कैमरा मैंने पढ़ा हुआ था। कैमरे के पीछे जाके देखा ये आर्टिस्ट हिलता कितना है, करता क्या है, कितना क्या क्या करता है, सब समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। मैं आपको बचपन का अपना किस्सा बताऊं, मैं बड़ा पिटता था। मुझे और डी और बी में बड़ी दिक्कत आती थी, छोटे वाले में, कि स्मॉल डी और स्मॉल बी। 5th क्लास में आ गया था, पिटता था, स्कूल से ही पिटता था। घर पे आके मम्मी इतना बड़ा हो गया, इसको डी भी नहीं आता, ये हो गया वो हो गया। टीचर भी अलग लिख के भेज देती थी, तुम्हारे बच्चे को ये नहीं आता। पापा ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे और पापा कह रहे क्या हो गया, मम्मी देखिए उसको आज भी इसकी कंप्लेन आती है, इसको डी और बी नहीं आता। कह रहे इधर तू खाना के साथ से खाता है। मैंने कहा राइट हैंड से। कह रहे ये हमेशा डी बनेगा और यही दाया है, और जिससे नहीं खाता ये हमेशा बी बनेगा। सिखा दिया। लाइफ में हमें हमारे मतलब का टीचर मिला। आपके आदर्श भगत सिंह जी जी और आपकी माँ जी। क्या दोनों से आपको प्रेरणा मिली? देखिए होता क्या है, भगत सिंह से प्रेरणा मिलती है कि जिस आदमी का 21 साल के अंदर ये सोच थी कि मैं देश आज़ाद कराऊंगा, तो कितनी बड़ी सोच रही होगी भगत सिंह की उस एज में, जहाँ 21 साल का बच्चा आपको समझ लिया आज की डेट में करता क्या है। और मम्मी से मैं देखूंगा कि हर माँ तो चाहती है कि उसका बेटा शिवाजी बने, लेकिन उसके पीछे जीजाबाई भी उस माँ को बनना पड़ता है। उस वक्त अगर माँ जीजाबाई बनेगी तब बेटा शिवाजी बनेगा। आजकल माएँ सोच रही है हमारा बेटा शिवाजी बन जाए। अब ऐसा कैसे बन जाएगा, कोई बात हो जाए, सोनू चलिए जरा अंदर घर में, तू क्या कर रहा है बाहर, ऐसे बनेगा। अभी मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहां पर मेरा भाई आया, कुछ बिल्डिंग में पंगा चल रहा था, कुछ झगड़ा था, गेट बंद किया हुआ था, तो खोल नहीं रहे थे वो लोग। तो उसने फोन किया भैया गेट बंद है। मैंने आ जाइए जब आएगा। मम्मी ने मुझे जाता क्यों, देख क्यों नहीं आता। और भैया मैं नीचे गया और मैंने इतने तरीके से मामला सोल्व किया और गेट खुला, सब आ गए। तो मम्मी हमेशा बूस्टअप करती रहती थी। तो तभी बच्चा शिवाजी बन सकते हैं जब पीछे माँ जीजाबाई होंगी। सुशांत सिंह जी के मसले में क्या आपकी राय है? उसको वाकई में ही दबाया जाता था। उसकी 10 जगह उसकी फिल्म में उससे छीन ली जाती थी, लेकिन उसका ये हल नहीं कि आप सुसाइड कर लो या क्या किया, जो भी किया, अभी तक तो डिक्लेयर ही नहीं हो रहा है जी। लेकिन उसका ये हल नहीं है। और मेरा मानना है कि आप सफलताओं में कठिनाई देखते हो या कठिनाइयों में सफलता। जिस दिन कठिनाइयों में सफलता देखने लगोगे तो ऐसा सोचना भी नहीं, कभी सोचोगे भी नहीं। तो सुशांत को काम छीना जा रहा था, ठीक है छीना जा रहा था उससे, उसका ये हल नहीं था कि आप सुसाइड करें। हाँ में हम कभी भी ना करें, कभी सोचे भी ना। तो आपका बहुत स्पष्ट मानना है कि उससे फिल्में छिनती थी, लेकिन जो उसने किया वो सही नहीं किया। बिल्कुल सही नहीं किया। चलिए, मन में बच्चा अभी भी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है जी। बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए, बुढ़ापे तक जिंदा रहना चाहिए, वो तो आखिरी सांस तक। ठीक है। अभी आपने अपने बहुत स्पष्ट रूप में अपनी बात रखी। अब हम आपके ऊपर ही जी एक छोटा सा खेल खेलते हैं। जी बताइए। रैपिड फायर। बताइए कि कोई या किसी का राज छुपाने के मामले में 1 से 10 की गिनती में आपको खुद को कितने नंबर देते हैं? 0। यानी कोई राज नहीं छुपा पाते आप? नहीं, मैं छुपा भी नहीं पाता और मैं चाहता भी नहीं कोई मुझे कोई राज बताए। मुझे बातों से इनसे मतलब ही नहीं होता। दो दोस्त अलग जाके बात करेंगे, थोड़ी देर में आके मुझे बता देंगे मैं तुम अलग गए क्यों थे भाई। पहला प्यार? सोनल सिंह।
रोडीज वाली अपनी, पहला सेलिब्रिटी क्रश? सोहा अली खान। अच्छा, सोहा अली वो खान। फ्रैंकविन के ऐड में आती थी, पहला क्रश। अच्छा, अगर आप महाभारत में होते तो क्या होते और क्यों? कृष्ण। कृष्ण? हाँ, क्यों? सारा मामला निपटाना था, जो इतना रायता फैला हुआ था समेटना था, और क्या। क्या आपके मौजे बदबू करते हैं? सर्दियों में, गर्मियों में बिल्कुल नहीं। सर्दियों में एक ही दिन में करेंगे, गर्मियों में अगर पूरे महीने भी पहनोगे तो नहीं करेंगे। अगर राखी सावंत आपसे शादी करना चाहती है तो आप रेडी हैं? नहीं, कारण? नहीं पसंद है, अपनी पसंद होनी चाहिए। सनी लियोनी या सनी देओल? सनी लियोनी। क्यों? वह है तो पॉजिटिव वो होगा ना, अपोजिट जो होता है, अपोजिट अट्रैक्शन। नहीं, इसलिए आजकल तो सेम अट्रैक्शन भी काफी चल रहा है। नहीं, हमारे साथ नहीं चल रहा है ना भैया, जिसके साथ चल रहा है उसके लिए सनी देओल आएंगे। ओए ये बोल के दिखाएं आप। देखिए सनी लियोनी को मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ, वो कैसी भी थी, आप ही बताएं उसने इंडिया में क्या वल्गैरिटी की। हाँ, नहीं, इंडिया में कुछ नहीं की, बस फिर इज्जत कमाई है उसने। तो आप अपने आप को ऐसे भी चेंज कर सकते हो अगर चाहें, माइनस से प्लस में आ सकते हो अगर चाहें। बिल्कुल। सनी लियोन ने करके दिखाया, और जहां किया वहां लीगल था, यहां इलीगल था तो यहां किया भी नहीं, तो मैं उसे कैसे गलत कह दूं। एक टंग ट्विस्टर, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, अच्छा, ऊंचे ऊंट की पीठ पीठ ऊंची। ऊंची। लेकिन आशुतोष तो बहुत तेज बोलने के लिए जाने जाते हैं, धीरे तो बोलते ही नहीं हो। नहीं भैया, प्रैक्टिस करके बोल दूंगा अच्छा, इसको भी। ठीक है। क्या जिंदगी में कभी किसी गे से पाला पड़ा? गे से पाला पड़ा है, और लेस्बियन से पाला पड़ा है। गे से तो पड़ा ही पड़ा है, लेस्बियन से ही पाला पड़ा है। गे तो थोड़ा डरते थे जी। ये तो अक्खड़ सा है, रूड सा है। मैं एक लड़की के साथ बैठा था बॉम्बे में एक पार्टी में, मैंने उससे कुछ मांगा। मैंने कहा जरा पता नहीं क्या माचिस मांगी, लाइटर मांगा कुछ, तो मुझे देख के क्या कह रही, कुछ पता नहीं क्या बात हुई, कह रही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा वो तो हमें भी नहीं है। कह रही मैं लेस्बियन हूँ। मुझे सुनाई दिया एलिसीशियन। मैंने कहा वो तो हमारा कुत्ता भी है। कह रहे अरे भाई इसको कोई समझाओ ये क्या है, ये इसको बताओ मैं क्या हूँ। फिर लड़कों ने एक दो लड़की आई, उन्होंने आके बताया कि ये लड़की ऐसी है। मैंने कहा अच्छा ऐसी है। मैंने भाई मुझे पता नहीं था, और अब तूने बताया तो मुझे पहले भी ऐसा कुछ नहीं था, तूने ऐसा कुछ सोचा, सोच लिया, बता दिया, तो अब तब जाके पता चला कि ये लेस्बियन भी कोई एक कास्ट है। अच्छा, कभी ये मन में ऐसा नहीं होता ये वाली बात कि एलिसेशियन और लेस्बियन का फर्क ही नहीं पता? तब पता ही नहीं था। और बहुत सी चीजें मैं आपके बता नहीं पाऊंगा, उनकी मुझे जो बातों में यूज होती थी, मुझे उन चीजों का व्हाट्सअप, ये बॉम्बे में बोलते थे व्हाट्सअप, तो तभी नया नया व्हाट्सअप आया था। उन्होंने बोला है व्हाट्सअप, मैंने कहा वो तो डाउनलोड ही नहीं किया, वो व्हाट्सअप दूसरा बोलते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। जैसे हमारे घर के अंदर ही मैं रोडीज करके आ चुका था, एक हाईडिल के कोई जेई वगैरह आके बैठे हुए थे ताऊ जी के पास, तो ताऊ जी ने मुझे बुलाया बड़े स्टाइल में, आ जाओ इधर आ। मैंने हाँ जी, पानी ला के रख दिया। लौंडा है जी हमारा, अभी रोडी में से आया, रोडी पत्थर बोलते थे, तो रोडी में से आया, और बहुत सेक्सफुल लौंडा है जी हमारा। मतलब सक्सेसफुल नहीं बोल पाए, कह रहे बहुत सेक्सफुल लौंडा है। वो मेरी तरफ देख रहा, मैंने हाँ जी मैं ही हूँ सेक्सफुल लौंडा। तो घर की इंग्लिश ऐसी थी या तो। अगर भगवान से आपको कोई एक प्रश्न पूछने का मौका मिले तो क्या पूछेंगे? भगवान से पूछूंगा आप दिखते कैसे हो। डाउनलोड की बात पर ध्यान आया जी। बच्चे कितने अच्छे? बच्चे तो जितने हो जाए उतने अच्छे हैं। जितने हो जाए उतने अच्छे? उतने अच्छे। यानी सरकार की सभी योजनाओं को पलीता लगाना चाहते हैं आप? सरकार ये कहती थी, देखो सरकार की योजना सुनो, दुल्हन ही दहेज है। अबे दहेज तो मतलब तुम खुद ही दिलवा रहे हो। मैं कहता हूँ शादी करना चाहता हूँ, दहेज से नफरत है, अब शादी करूँ किससे जब दुल्हन ही दहेज है। तो सरकार कहती है दुल्हन ही दहेज है, तो खुद ही दहेज दिलवा रही है सरकार। तो जरूरी नहीं है कि सरकार की हर योजना ही अच्छी हो। आपका विवेक, आपका ज्ञान आपके साथ है, आप बात कर सकते हो। आज बच्चन साहब उस पर बोल रहे हैं, मुझे नहीं सुननी उनकी आवाज, तो मुझे ये नहीं पता कि इसको बंद कैसे कराऊं। मैं कल भी पूछा था एक लॉयर से, मैंने यार ये बंद कैसे होगी, मुझे आवाज पसंद नहीं है मेरे फोन पे। तो इसका आपको भी दुख है कि बच्चन साहब जो है उस बेचारे बिल्कुल नहीं लड़की बोले। की नौकरी खा गए? नहीं, नौकरी पहले आवाज आ रही थी लगातार, पहले अच्छे लगते थे, जब इस मामले में नहीं बोले ना कुछ भी, तो मुझे वो आवाज ही पसंद नहीं है अब। मलाइका अरोड़ा और करण जौहर डूब रहे हैं, और अच्छा। आपने किसी एक को बचाना है, किसको बचाएंगे? करण जौहर को बचाऊंगा। क्यों? 4 फायदे हैं मेरे उससे। मेरा करण जौहर बचेगा तो कहीं ना कहीं वो ऐसा है जो आपको स्टार बना सकता है। ओके। और मुन्नी तो वैसी बदनाम है, क्या क्या काम आएगी। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने रैपिड फायर के हमारे इन क्वेश्चंस के जवाब जी। अब इसी में से एक क्वेश्चन निकला था, सोनल सिंह। ऐसा होता है जी, रोटी खाने के बाद पता चलता है पेट दर्द करती है फायदा, तो मैंने खाई, पता चला, और मोस्टली गलतियां मेरी ही थी वैसे।
यानी आप उस टैग लाइन में बहुत बिलीव करते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जाहिर सी बात है जी, पहले, लेकिन इस मामले में ये होगा कि ये ऐसी रोटी है, खा के पता चलेगा। तो बाकी रोटी को तो हम सूंघ के भी खा सकते हैं जी, इसको सूंघ नहीं पाएंगे, इसको खा के पता चलता है पेट दर्द करेगी या फायदा। आपका स्थायी प्यार अर्पिता, जी आपकी धर्मपत्नी, जी और पहला प्यार, जी, इन दोनों के मध्य में कोई पड़ाव और है? ऐसा तो उनके मध्य तो ऐसा कोई पड़ाव आया नहीं, क्योंकि वैसे तो मुझे बड़ा प्यार था लड़कियों से, मैं पैदा भी लेडीज वार्ड में ही हूँ, लेकिन यह है कि दोस्त तो बहुत हैं लड़कियां, लेकिन ये किसी के से प्यार हो या कुछ हो ऐसा नहीं आया। और शादी भी लॉकडाउन में की है अभी मैंने, और मैंने इससे ये भी सीखा है कि शादी जितनी सूक्ष्म हो उतनी अच्छी है, लड़की वालों पे बर्डन नहीं पड़ता। बिल्कुल। और दो परिवारों का ही तो मिलन है ये। उसमें फूफा ने दाल खराब बता दी, बाद में उलाने आ रहे हैं, हमें इज्जत नहीं मिली, हमारा ये नहीं हुआ। भाई क्या मतलब है भाई, किसी ने फायर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, बैंड वाले पीट दिए गए, घोड़ी गिर गई, क्या हो गया? अरे भैया दो परिवारों का मिलन है ये, सूक्ष्म रूप में आराम से दो परिवार मिलके करो, इसमें भीड़ करने की जरूरत क्या है? मैं तो सभी को कहूंगा कि भाई शादी बहुत सूक्ष्म करें, उस पैसे को अच्छी जगह कहीं चैरिटी कर दें। आपने अपनी शादी के लिए लॉकडाउन में ही बिगुल बजवा दिया जी। ऐसी क्या आग लगी हुई थी कि अनलॉक तक का भी वेट नहीं किया गया? भैया- ये बिग बॉस की शादी थी, कोई कालिया या सांबा की नहीं थी। नहीं, कि किसी बिल्कुल का ध्यान ही ना जाता इस तरफ। नहीं, ध्यान गया है, पूरे देश का ध्यान गया है, ये हर न्यूज में हर जगह कवर हुई है, खबर आई है। और जबकि मैंने सिंपली फेसबुक पे डाली थी, मैंने किसी न्यूज को ये भी नहीं बोला कि भैया मेरे हाथ पीले हो गए हैं भाई, ऐसा कुछ। लेकिन उस वक्त एक पॉजिटिव न्यूज आना बहुत जरूरी थी कि रोज इतने केस बढ़ रहे हैं, इतने मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर वक्त मीडिया चिल्ला रहा था, पूछता है भारत क्या हो रहा है, ये हर जगह यही चल रहा था, केस इतने हो गए, वहां से इतने मर गए। तो ऐसे बीच में एक अच्छी खबर आना, इंडस्ट्री के बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपनी शादियां कैंसिल की, मैंने बड़े धूमधाम से की, तारों की छाव में की, और छत पे की, बहुत सारी मंजिल के ऊपर, क्योंकि सोच हाई है ना हमेशा, तो छत पे की। इसलिए हमने डेट पहले निकाल चुके थे, और उसी बीच लॉकडाउन लगा। मैंने अब तो कुछ भी लगता रहे, शटडाउन लग जाए, और तो ये तो पंडित जी ने बिठा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी कर ली। बाद में कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, जब शादी मैं ये पूछने वाला था कि क्या सोशल भैया लॉकडाउन इतना अच्छा बीता, है? बहुत इतना अच्छा लॉकडाउन बीता, पति पत्नी में सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो समाज कैसे चलेगा? नहीं, लेकिन उस समय तो वो एक नियम, सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखी, आपद धर्म कहा जाता है, वो तो आपद धर्म हो गया था। मैं ये कहता था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो जी, औरों से, अच्छा, अपनों से क्या रखनी है? तो ये सोशल की जगह फिजिकल होनी चाहिए थी डिस्टेंसिंग। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप है जी कि आपका स्टाइल इतना देसी है जी कि आपके पास अगर टूथपेस्ट का विज्ञापन आता है तो हाँ। वो अल्टीमेटली दंत मंजन का विज्ञापन बनकर रह जाता है। नहीं भैया, अब अगर आप मुझे कहेंगे, मैं तो एज एन एक्टर, आप मुझे कहेंगे इंग्लिश में अगर आपको करना है तो आज मैं इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, और जैसे दर्शकों को भी सुनाता हूँ। Ladies and gentlemen, I came before you, stand behind you, tell you something or nothing about. Last Thursday, day after Friday, there was a ladies meeting for gents only. So pull up your chair and sit on the floor. Then I went to see the movie. I sat on the back seat in the front. Then I hurt my backbone in my front. Then I went to the doctor to mend it. Then I saw a dead monkey die. As I kiss it, it kicked my eye. बताए? इट मींस होलिका का ऐसे भी आपको पूरा याद होगा। और क्या, बिल्कुल टू द प्रिंसिपल वाले सारी एप्लीकेशन याद है। 193 बंदर भाग के चढ़ गया ऑन द ट्री। तो हम तो व्हाट इज दिस, बॉम्बे में व्हाट हो गया, वो हर प्रोसेस से गुजरे हैं। साहित्यिक पसंद क्या है? आशुतोष को कुछ पढ़ना पसंद है? पढ़ना भैया, मैं बुक्स मुझे कोई हाथ में लगी किसी की तभी पढ़ता हूँ, और वरना पढ़ने से ज्यादा अगर इंसान कढ़ा हुआ होगा ना, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपको एक और बताता हूँ जी। एक बाथरूम सिंगर का ना एक शो आया था। मैं दिल्ली किसी काम से गया था, तो देखा लाइन लगी हुई थी, कोई यू टीवी या वी टीवी कुछ था, उस पर बाथरूम सिंगर कोई शो चल रहा है, सिंगर्स का टैलेंट देखा जा रहा था। मैं भी लाइन में लग गया, और मेरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, टी शर्ट थी, बड़े बड़े बाल थे, तो मैं लुक लाइक ना बाउंसर लग रहा था। अच्छा। तो लाइन में लगे लगे मुझे लगा कि यार इसमें तो टाइम लग जाएगा अभी, तो मैं लोगों को लाइन में लगाने लगा, चलो है तुम ऐसे लगो, तुम ऐसे लगो। ये भी हमें देखना होता है, हमें क्या काम ढूंढना चाहिए, कहीं पे कोई काम बट रहा हो तो उसमें देख लो। तो मुझे वो लगा कि ये ज्यादा अच्छा है, मैंने लाइन में लग, तू भी सीधा लगा, ये लगते लगते खुद ही आगे पहुंच गया, और आगे पहुंचने के बाद अंदर एंट्री कर गया, और थोड़ी देर बाद मेरा नंबर भी आ गया, और जाती धरती को प्रणाम, ये वो कह रहे सुनाइए। मैंने बताइए क्या सुनेंगे आप,
कह रहा जो आपको अच्छा लगे। मैंने कहा देखो नहीं, आपके पास आया जो आपको अच्छा लगे वो सुनिए। उन्होंने मुझे गाना दिया जिया हाल मस्की मुकन बरंजिश गुलामी फिल्म का, तो ये सुनाइए आप हमें, आप इतना बोल ही रहे हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने बिल्कुल सुनाते, मेरा मनपसंद गाना है ये तो। मैंने कहा पहले पानी मंगवा दो, लेकिन कभी उनसे पानी मंगवा, कभी गर्म पानी मंगवा, नमक मंगवा, कभी गरारे कर, कभी चाय पी, कभी कुछ कर, बहुत देर हो गई भाई सुना दे। मैंने कहा भाई बाजार खुल गया होगा, मुझे अपने काम भी जाना है जरा, ये तो मैं टाइम पास कर रहा था यहाँ खड़ा होके। तो कॉन्फिडेंट रहता था, घुस जाता था, और एक कॉन्फिडेंस ही था जो हमें रोडीज या बिग बॉस में लेके गया। आप क्या हैं, कभी रोडी बन जाते हैं, कभी बिग बॉस में चले जाते हैं, कभी कहते हैं मेरे हाथ में एक दिन ऑस्कर होगा, हाँ। कभी राजनीति की तरफ भी जाने का प्रयास करते हैं, कभी फिल्म बनाने लगते हैं, कभी बच्चों के कपड़ों का विज्ञापन करने लगते हैं। तो है क्या मतलब, चाहते क्या हैं आप? हमारे ना घर वाले शाम को खर्चा मांगते हैं, और जायज़ तरीके से वो जिससे भी कमा के ले आए वो हम उनको देना होता है। आपने कहा फिल्म या ये तो मैं 12 महीने इसमें रहता ही हूँ, और जैसे इंडस्ट्री के और लोग रहते हैं। तो रही बात राजनीति की, मेरे पास आज भी दिन में 10 फ़ोन आते हैं कि भैया ये काम करा दो या मेरा ये करा दो। तो जो मेरे जानने वाले ऑफिसर्स हैं या नेता हैं उनसे कराता हूँ। आशुतोष जी, जी तो चलते चलते हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, समय का पता ही नहीं चला। जी ये हमारी एक परंपरा रही है कि हम कार्यक्रम का जो अंत है वो हमेशा एक संगीतमय तरीके से करते हैं जी। और जो गेस्ट है उसके चरित्र को बताता हुआ या उसके कृतित्व को बताता हुआ या उसके पसंद का जो पूरे आपकी जिंदगी को बताए, जी एक ऐसा गाना आपके मुंह से अगर आ जाए यहाँ पर तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी बिल्कुल आएगा। जी मेरा साथ देना आप। जी, मैं कोशिश करूंगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आगे आप इसको पूरा करें। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो मैं यही कहना चाहूंगा भैया, मैंने एक शेर लिखा है कि जिंदगी एक शेर की सवारी है, जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पर भारी है। वाह क्या बात है। कितना बदल गया इंसान, देखते ही देखते ढाबे से लेकर बिग बॉस बन जाना, ये एक बहुत बड़ा सफर है। चरागे शाम की सूरज जला के देख, आए हवा मुझको भी आजमा के देख, मौजे कभी तो हारेंगी तेरी करनी से, साहिल पे छोटा सा एक घरौंदा तो बना के देख। ये शख्सियत है आशुतोष कौशिक की। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बुलाया और हमारे मौका दिया आपने आने का।